फिर से लेकर आई हूँ आपका जो सॉल्ट क्वेश्चन पेपर है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको बताती जाऊंगी। और साथ साथ में मैं आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट रेफरेंस है, जो भी कुछ है वो भी साथ में बताती जाऊंगी। आपका जो भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो आता है कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ये पैराग्राफ जैसे कि आपको पता ही है, फ्रॉम होम कमिंग जो आपका पोएम है उससे लिया गया है। दिस इज द पोएम, दिस इज द पैसेज इज टेकन फ्रॉम द पोएम होम कमिंग एंड इज रिटन बाय आर पार्थसारथी। तो इस पोएम में, सारी पोएम में क्या बात होती रही है कि जो पोइट है वो अब्रोड होकर आया है। जब वो वापस आया अपने तमिलनाडु सिटी में, तो उसने देखा कि उसकी खुद की लैंग्वेज की इतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं रही है। अब लोग इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश को समझना, इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, इस चीज़ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बजाय कि तमिल लैंग्वेज। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे ऐसा लगा कि जैसे मैं घर आया हूँ, मेरी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, सब कुछ था, लेकिन वो सारी एक्सपेक्टेशंस मेरी ख़त्म होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ये सब देखकर लड़खड़ा कर गिर जाऊंगा। तो इसको वो एज ए मेटाफर यूज करता है कि ही क्लाइम द स्टेप्स ऑफ टू माई फ्लैट ओनली टू ट्रिप ओवर द मैट आउटसाइड द डोर। जैसे कि एक पर्सन है कि वो गया तो था बाहर कुछ बहुत सारी उम्मीदें लेकर, बहुत सारे सपने लेकर, लेकिन जब वो घर वापस आया और उसने देखा कि अब मेरा घर पहले जैसा घर नहीं रहा है, जहाँ यहाँ के लोग बदल गए हैं, यहाँ की लैंग्वेज बदल गई है, यहाँ के रीति रिवाज बदल गए हैं, तो ये देखकर उसे बहुत बुरा लगा। तो उसने ये सब कुछ इस पोएम इस ये सब कुछ इसने पोएम में लिखा है। द persona is sharing his linguistic inability and instability. He accepts that his tongue is tired by English and is no longer fluent with Tamil as he was in abroad. He expects people to speak good Tamil as it been used in old Tamil literature and scriptures. His expectations are in vain when he hears people use Tamil that is articulated by the characters in celluloid world or cinema. अब बस थोड़ा बहुत सिनेमा में यूज़ होता है ये तमिल लैंग्वेज, या कुछ जो ओल्ड पीपल हैं वो लोग ही यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ जो तमिल लैंग्वेज है ये अब ख़त्म होती जा रही है। क्योंकि मैं घर वापस आया तो मैं बहुत थका हुआ था, मेरा फेस विंडो पे प्रेस हुआ था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो सारी मेरी प्रेस हो चुकी थी। ये जो भी सिनेरियो था उसको देखकर आई क्लाइम द स्टेप्स। मैं जैसे अपने फ्लैट की और ऊपर बढ़ा स्टेप्स के, और मैं ट्रिप ओवर द मैट लड़खड़ा कर बाहर ही वहीं पर गिर गया। नेक्स्ट वर्ड थ्रॉट बॉक्स। जैसे आपको पता है कि ये जो माइडेड विंग बर्ड है, अधूरी सत्यावती देवी, उनकी एक पोइम है। इस पे उन्होंने सारी पोइम है वो यही बता रही हैं कि वो वर्ड जो है वो एक पोइटिक फ्लो है उनके लिए, एक ट्रेजर है। वो ऐसा लगता है कि जैसे जब मैं लिखती हूँ तो मेरे को कभी ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक अलग ही फेरी लैंड में पहुँच चुकी, एक अलग ही सपनों की दुनिया में पहुँच चुकी हूँ। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं जो वर्ड है, जो शब्द है, वो उनके लिए क्या है, एक थ्रोट बॉक्स है, एक म्यूजिक ट्रेजर है, मीन्स खजाना है, जिसके अंदर से अगर आप उसको खोलोगे तो बहुत सारे आपको तरह तरह के मोती और नग और वो सारे खजाने में मिलेंगे। ऑन माई जेंटल लविंग पाम, जैसे कि जेंटल लविंग पाम जो मेरी हथेली है, जो जिस तरह से मैं अपनी रचनाएं लिखती हूँ, तो उसमें ये एक खजाना है। एज आई फ्लोट वॉर द डिस्टेंस मेलोडीज ऑफ न्यू होराइजन, जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी वैसे वैसे दूर तक मेरी आवाज़ पहुंचती जाएगी और नए क्षिति तक जो है वो मैं अपनी आवाज़ पहुंचा सकती हूँ। तो हमेशा वो इस पोएम में यही बात करती आई हैं कि पोइटिक फ्लो है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस वो उनके वर्ड्स लिखते आते हैं। सब कुछ ऐसा ऐसा फ्लो है कि जैसे उनको स्पेशली कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, बस अपने आप से ही सब कुछ उनसे लिखा जाता है। सब कुछ अपने आप से ही, जैसे कि पानी है अपने आप से बहता रहता है, पक्षी अपने आप से उड़ते रहते हैं, उनको कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह से पोइटेस के लिए वर्ड्स हैं, जैसे ही वो लिखने बैठती है अपने आप से वर्ड्स लिखते चलते हैं, पोइम्स बनती जाती है, उनकी क्रिएशंस बनती जाती हैं। तो ये सब कुछ बहुत स्पॉन्टेनियस है, बहुत कॉन्टीन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग से लिया गया है, रिटन बाय एले हिल। इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई भी काम हो वो तब तक रीडर्स को अम्यूज़ नहीं कर सकता, तब तक मज़ा नहीं आ सकता, तब तक उसमें मज़ा नहीं आ सकता
सकता, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, अच्छा नहीं बन सकता, जब तक कि आपका खुद का उसमें इंटरेस्ट ना हो। जो लिखने वाला है, जो राइटर है, उसको खुद को ही वो चीज़ समझ नहीं आ रही, उसको खुद को ही मज़ा नहीं आ रहा लिखने में, उसको खुद का इंटरेस्ट नहीं है, तो आगे रीडर्स को क्या मज़ा आएगा? जब तक रीडर्स को वो एक क्यूरियोसिटी नहीं बनती है, एक ईगरनेस नहीं होती है कि हाँ अब आगे क्या होगा, इस तरह का सस्पेंस नहीं बनता है, तब तक वो राइटिंग लिखने में मज़ा नहीं आता, तब तक वो राइटिंग सुनने में, देखने में मज़ा नहीं आता। ये सब कुछ तभी हो सकता है जब कि आप पूरी ऑनेस्टी से उनको कन्विंस कर लो, उनको मना लो कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छी राइटिंग है, इसको आगे और पढ़ना चाहिए, और समझना चाहिए, और देखना चाहिए। जब तक आप उनका इंटरेस्ट नहीं अराउज करते, उसको उनके इंटरेस्ट नहीं बनाते हो, तब तक आपकी राइटिंग नहीं चलेगी। तब जब आप खुद इंटरेस्टेड हो, आप खुद इसमें मज़ा लेकर लिख रहे हो, आप खुद इसको लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, तभी रीडर्स को भी अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में, समझने में, अदरवाइज नहीं अच्छा लगेगा। तो ये आप इसको अलग वर्डिंग्स में जैसा भी आपको आपकी बुक्स में दिया है वैसा लिख सकते हो। वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ये जो चैप्टर आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की ओर से लिखा गया है। ये कब हुआ था कि जब अब्राहम लिंकन ने इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, उनका इमेंसिपेशन मीन्स मुक्ति, उनका था, प्रोक्लेमेशन था 28 अगस्त 1963 को, और उसके 100 ईयर्स के बाद ये हो तो गया था, उनकी तरफ से रिटर्न में तो आ गया था कि हाँ अब निग्रोज आज़ाद हैं, ब्लैक जो पीपल है वो आज़ाद हैं, लेकिन जो एक्चुअल में इसका जो होना चाहिए था, अप्लाई होना चाहिए था, वो नहीं हुआ था। एक्चुअल में अभी तक उनको वो इक्वेलिटी, वो आज़ादी, वो समझ, वो सब नहीं मिला था, जो कि उनकी जो राइट्स हैं वो नहीं मिले थे जो कि उनको मिलने चाहिए। तो इसी के बारे में मार्टिन लूथर किंग ने सभी को इकट्ठा करके अपनी स्पीच दी थी। तो वो बता रहे हैं कि हम लोग इसमें सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि आपने हमें एक छोटे गेटो से निकाल कर बड़े में निकाल दिया, मीन स्लम एरिया, आप एक छोटी सी झुग्गी झोंपड़ी से निकाल कर एक बड़ी झुग्गी झोंपड़ी में रख रहे हो, एक गंदी जगह से निकाल कर दूसरी गंदी जगह में डाल रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि हम इस तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं। जब तक आप अपने इक्वल वोट्स के राइट्स हमें नहीं दोगे, तब तक हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। मिसिसिपी हो, न्यूयॉर्क हो, जब तक हम ये नहीं सोच पाते कि हमारे लिए हम भी वोट दे सकते हैं, और वोट भी उसको दे सकते हैं जो कि हमारा अच्छा सोचे, जो वो भी जो हमारे लिए कुछ अच्छा करे, जो कि कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे, सब सब जगह सब कुछ इक्वलिटी से चले, हम भी उसको ही वोट देना पसंद करेंगे, उसी को ही अच्छा करेंगे। जब ये सब हमारे लिए होगा, ये सारे राइट्स हमारे लिए होंगे, तब हमें हमें लगेगा कि हाँ हमें आज़ादी मिल गई है। तो ये इस पैराग्राफ में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द टू बर्ड्स इन द पोएम आई नो व्हाई द केज्ड बर्ड सिंग्स। सबसे पहले तो कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में क्या फ़र्क होता है कि कंपैरिजन तो जैसे तुलना, दो अलग चीज़ें हैं लेकिन उनमें क्या सिमिलैरिटी है। कंट्रास्ट मतलब दोनों सेम ही है, उसके बावजूद दोनों में क्या जो है वो डिफरेंस है। तो ये होता है कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो बर्ड्स में क्या सिमिलैरिटी थी और उनको उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। तो जो केजेड बर्ड था वो तो अपनी फ्रीडम चाहता था, वो तो अपने सॉन्ग्स बोलना चाहता था, अपनी फ्रीडम का, विश टू फ्लाई हाई, विश टू बी इक्वल, तो ये सारे सॉन्ग्स जो है वो बोलना चाहता था। लेकिन जो फ्री बर्ड है वो तो उसकी तो जो फ्रीडम है उसकी कोई बाउंडेशन ही नहीं थी, कोई बाउंड्रीज ही नहीं थी। वो तो स्काई को भी क्लेम कर रहा था, वो तो अपनी अपने ही धुन में मस्त था। तो उसके लिए तो किसी तरह की कोई चेंज नहीं थी, कोई बंधन नहीं थे। तो ये सब कुछ आप अपनी इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। आपके जो भी बुक्स हैं या टीचर्स वगैरह उन्होंने कराया होगा। तो ये जो भी आप कंपैरिजन है कि जो फ्री बर्ड है वो तो बहुत हाई, उसकी डाइविंग बहुत हाई वो करना चाहता था, उसको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं थी, कोई बाउंडेशन नहीं थी, कोई चेंज नहीं थी। लेकिन जो केजेड बर्ड है उसके लिए बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस थी। तो वो अपनी फ्रीडम चाहता था, वो अपने सॉन्ग्स बोलना चाहता था, अपनी पोइट्री लिखना चाहता था। नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम 36 फ्रॉम गीतांजलि। इसमें जो पोइट है वो अपने यही आइडियाज़ बता रहे हैं कि वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि कभी भी उनका जो सर है उन लोगों के आगे ना झुके, जो कि बहुत रिच हैं, पावरफुल है, वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते रहें। ही आस्क गॉड टू गिव हिम स्ट्रेंथ एंड
perseverance to help and serve others. He prays for the ability to accept the happiness and sorrows in the same way. वो नहीं चाहते थे कि वो खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाए और दुख में बहुत ज़्यादा दुख हो जाए, उनके लिए सब कुछ इक्वल था. Tagore prays for the removal of spiritual poverty from his heart and the strength to surrender his own strength before God. वो सब कुछ अपना सरेंडर करना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो हमेशा इक्वल रहें, कभी भी उनके अंदर किसी तरह का कोई भेदभाव ना आए. नेक्स्ट, वाई डज द स्पीकर रिकमेंड न्यूज़पेपर इन फ्रॉम होम कमिंग. क्योंकि वो उनको ऐसा लगता था कि वो चेन्स में बंधी हुई है उनकी तमिल लैंग्वेज, तो इसलिए उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ जो न्यूज़पेपर है वहीं पर उनके आंसर मिलते हैं, वहीं पर उनको तमिल लैंग्वेज भी मिलती है, उनके स्क्रिप्चर्स भी मिल जाते हैं, उसकी अच्छी जो भी बातें हैं वो भी मिल जाती हैं. He prays to God that a few of his articles should be published in newspaper and his prayers are sometimes answered there. उनके प्रेज के आंसर भी मिलते हैं और वो अपने आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में छापना चाहते थे, उनको पब्लिश करना चाहते थे, इसलिए वो न्यूज़पेपर को पढ़ना रेकमेंड करते हैं. What are the only two things that the poet does not wish to do? कौन सी दो चीज़ें हैं, ये आप पहले भी आया था क्वेश्चन. Two things: never to disown the poor and bend my knees before insolent mind. और इसके अलावा give me the strength to raise my hand a high above daily trifles. वो कुछ भी ऐसी पेटी थिंग्स के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे और ना ही वो कभी भी जो पुअर लोग हैं उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते थे. नेक्स्ट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम माई रेड विंग्ड बर्ड. It is about poetess' creative process. She calls this poetic flow as word and then compares this word to a dove, a lullaby, and a word come flying to her whenever she needs them. They are like a bird with multicolored wings. उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो लिखने बैठती हैं तो जैसे कोई एक मल्टी कलर्ड विंग्स, एक ऐसा पक्षी जिसके कि बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर पंख है, वो आ गया हो, वैसे ही उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी क्रिएशन, उनकी जो राइटिंग है वो भी ऐसे ही है कि जैसे कुछ बहुत ही कलरफुल हो रहा है, बहुत ही शाइनिंग हो रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही फ्लो में हो रहा है. कुछ भी उन्हें है ऐसा नहीं लगता था कि कुछ रुका हुआ है या कुछ मेहनत करनी पड़ती है या कोई बहुत क्रिएशन करनी पड़ती है, सब कुछ अपने आप से हो जाता था.